साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, जिस युवक की आज मैं बात करूंगा यह है इंदौर निवासी 28 वर्षीय पेशे से फोटोग्राफर, जिनका नाम है नितिन पडियार। इनका यह आरोप है कि इनकी पत्नी हर्षा, सास सीता, साली मीनाक्षी और वर्षा के द्वारा इन्हें परेशान किया गया, इन पर अत्याचार किए गए, जिस कारण तंग होकर आत्महत्या करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इनके बारे में जो भी खबर थी, जो भी फैक्ट्स थे, ये छपा स्थानीय अखबार में और उसमें ये बात लिखी गई है कि मरने से पहले इन्होंने अपनी माँ, देश की सरकार और देश के पुरुषों के नाम संदेश छोड़ा है। पर साथियों, जो संदेश इन्होंने अपनी माँ को दिया या देश की सरकार को दिया वो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है, पर जो संदेश देश के युवाओं को दिया, देश के पुरुषों को दिया, अगर इसकी अक्षरशः पालना कर ली जाए तो निश्चित तौर पर जो ये युवतियां हैं जो शादी के बाद हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देती हैं, पारिवारिक संबंधों तक को ख़राब कर देती हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी अगर कुछ बातों को हमने फॉलो कर लिया। पर साथियों, जो बात नितिन ने हमें कही वो कितने लोग फॉलो करेंगे वो मुझे नहीं पता, पर बात बड़ी गंभीर कह दी और अगर फॉलो कर ली गई वो बातें तो निश्चित तौर पर पुरुष प्रजाति का भला भी इससे हो सकता है। साथियों, पिछले 2-2.5 महीने में कई किस्से हमने अखबारों में पढ़े, सोशल मीडिया पे देखे कि लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, अल्टीमेटली उनके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। साथियों, क्या मौत अंतिम विकल्प है? उत्तर है नहीं। संघर्ष प्रथम और आखिरी विकल्प है। लड़ते लड़ते मर जाओगे तो कोई गम नहीं, पर बिना लड़े मर जाओगे तो गम होता है। साथियों, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। साथियों, मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, रेलवे मैन करके। आप सब जानते हैं कि भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई, सरकार जो है हेल्प नहीं पहुंचा पाई, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फैसला लिया कि नौकरी गई भाड़ में, लोगों की जान जो है बचानी है हमारे को। तो जाने से पहले उसमें भी एक कंसर्न ऑफिशियल थे, रेलवे के हायर अथॉरिटी थे, उन्होंने सबसे एक बात पूछी कि भाई तुम्हारे परिवार में जो है कितने लोग हैं? तो कुछ कहते हैं 2, कुछ कहते हैं 4, कुछ कहते हैं 13, कुछ कहते हैं 32। उन्होंने कहा नहीं, मेरे परिवार में इतने लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। मेरा परिवार है करीबन 15 लाख लोगों का। तो इस तरह से मैं भी दावत से कहता हूँ कि मेरा परिवार 2-4 लोगों का नहीं है, मेरा परिवार है 140 करोड़ भारतीयों का। तो मैं आप सबसे अपेक्षाएं करता हूँ कि संकट के समय में हम सब मिलकर अगर मुसीबतों का सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मुसीबतों से पार पा लेंगे। अगर नहीं करेंगे, मुसीबतें हावी हो जाएंगी, फिर आत्महत्या करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। साथियों, जिम्मेदार कौन है इन आत्महत्याओं का? क्या ये लड़के या इनके कंसर्न ससुराल वाले हैं? उत्तर नहीं। जिम्मेदार है वो माइंड सेटअप जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो माइंड सेटअप जो उनकी आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार है। साथियों, आज हम शादी करते हैं, एक बात समझना, कितने लोग जो हैं शादी से पहले एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉपर जांच करते हैं या प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करते हैं? हम में से बहुत कम लोग। जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, लड़की वाले अगर कानून का दुरुपयोग करने पे आमदा हो जाते हैं तो वो हैरान परेशान होकर जाते हैं सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास में, वहाँ से हेल्प नहीं मिलती, वो जाते हैं अपने वकीलों के पास में, वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती, फिर वो उम्मीद लगाते हैं कोर्ट के उस न्यायाधीश से कि अब तो न्याय होगा, पर जब न्याय नहीं होता, लगता है कि प्रेशर बन रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि अब बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये लोग सुसाइड नोट लिखते हैं और कॉमनली आपने ये बात देखी होगी कि हर सुसाइड नोट में, चाहे वो बोला गया हो चाहे वो लिखा गया हो, एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को एड्रेस किया। क्या एड्रेस किया? कि तुम लोग मत रोना, मुझे न्याय दिलवाना, किसी को रोने मत देना, अगर तुम लोग रोगे तो मुझे तकलीफ होगी या हमें तकलीफ होगी, हम वापस आएंगे। क्लियर बात है। और अल्टीमेटली ये अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नियों को या उनके घर वालों को जो है दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करते हैं। ये लोग सरकार से भी जो है मांग करते हैं कि कानून को बदलो, हमें न्याय दो। अगर कानून नहीं बदला तो निश्चित तौर पर पुरुष प्रजाति जो है प्रभावित होते रहेगी, ऐसे परिवार जो है उजड़ते रहेंगे। बट ये लोग मर गए, क्या इनकी हेल्प होगी इनके घरवालों के द्वारा? कुछ भी नहीं। भाई वो रिपोर्ट लिखा देंगे, कानूनी कार्रवाई भी कर देंगे, पर रिसेंटली हमने देखा इन द मैटर ऑफ अतुल सुभाष कि कुछ दिन तक जो है उसके जो घर वाले थे वो जेल में रहे और उनकी अल्टीमेटली जो है बेल हो गई। ज़रा सोचिए कि इसकी जगह अगर एक लड़की मरती और लड़के पर आरोप लगते, लड़का 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बाहर नहीं आ पाता, पर इसके विपरीत लड़का मर गया तो लड़की के परिवार वाले मात्र 10-15 दिन में जो है बाहर आ गए। तो
व्यवस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही है ये हमको पता है, पर जब तक हम खुद अलर्ट नहीं होंगे, खुद जो है वर्कआउट नहीं करेंगे, कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। और कहते भी है ना कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो खुद अपनी मदद करनी है, ये राइट टाइम है जगने का, ये राइट टाइम है वर्कआउट करने का। अगर अब भी नहीं जगे तो हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और साथियों कहते भी है ना कि जब कोई बार बार कील बन के चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना, यही एकमात्र उपाय। पर साथियों कब तक लड़ते रहेंगे हम सिस्टम से, कब तक लड़ते रहेंगे हम अपने अपोजिट पार्टियों से, कब तक लड़ते रहेंगे हम न्याय व्यवस्था से। बेटर ये है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो और हमको जो है एक अच्छा रिजल्ट वो दे सकें। अगर अब भी नहीं जागे और उन व्यवस्थाओं को हमने अडॉप्ट नहीं करा तो निश्चित तौर पर हमें और जो हमारे घर वाले हैं उनको रोना पड़ेगा। साथियों इन्होंने क्या कहा देश के पुरुषों के नाम पे कि सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि शादी ना करें। क्या शादी ना करें? हमें एक बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है? उत्तर नहीं। भाई मैरिज तो करनी पड़ेगी, बट उसका अगला विकल्प क्या है? अगर शादी करते भी हैं तो एग्रीमेंट बनवा के करें। तो इसका मतलब शादी तो करनी है पर हमें एक एग्रीमेंट लिखना है। अगर हम एग्रीमेंट नहीं लिखेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट जो है देखने को मिलेंगे। साथियों आज लड़की वाले जब हमें देखने आते हैं या हम जाते हैं लड़की वालों के घर पे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी इमेज उनकी है, ऐसा वो दर्शित करते हैं। लड़की जो है चाय समोसा लेके आ जाएगी, वो उसको परोस देगी, फिर आप आधा घंटा उनसे मुलाकात कर लोगे। उसमें आप क्या जज कर लोगे मुझे बताओ? आप आधे घंटे में किसी को हम क्या जज कर लेंगे जब तक एक लंबा साथ ना हो, कम से कम साल 2 साल 3 साल का। तो मेरा कहना यह है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात ही हो रही है एग्रीमेंट की तो एग्रीमेंट कैसे करें ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। साथियों एक रिसेंट एग्जांपल जो है मैंने अपने कंटेंट में जो है कोट भी किया था इस बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे एक मित्र थे, उनके किसी परिचित की जो है मैरिज होने वाली थी। उनको डर था कि अगर शादी सही नहीं बैठी या लड़की पक्ष जो है बाद में केस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे तो संपत्ति जो है वो करोड़ों में। तो उनको मैंने एक ही बात कही थी कि लड़की पक्ष से आपको 3 प्रश्न पूछने हैं और 3 प्रश्न पूछने से पहले आपको उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी बतानी है, सारा पैसा बताना है कि हमारे पास इतना पैसा, हम करोड़पति हैं, नो नीड टू वरी। प्रश्न नंबर 1 कि आप इन प्रॉपर्टियों की जानकारी लेने के बावजूद भी क्या इन प्रॉपर्टियों को प्यार करते हैं या हमें प्यार करते हैं? तो लड़की पक्ष का वहाँ पर उत्तर है कि हम आपको प्यार करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न उनसे इन्होंने पूछा कि अगर ये प्रॉपर्टी हम अपने माँ बाप को दे देते हैं कुछ टाइम के लिए बाय द वे ऑफ गिफ्ट, तुम सेवा करो और अच्छा व्यवहार जो है दर्शित करो। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी जो है हमको वापस जो है मिल जाएगी, ये हम कंडीशन लगा रहे हैं फैमिली एग्रीमेंट में। तो वहाँ पर लड़की वाले जो है उठ गए, अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, ये तो आप कुछ भी कर लोगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर वो लिटमस टेस्ट वो लोग नहीं करते जिनको मैंने एडवाइस किया तो निश्चित तौर पे वो मारे जाते। तो अमूमन यही माइंड सेटअप जो है लड़की वालों का हो गया है। और ये लोग कहते हैं कि भाई हमें परेशान किया जा रहा है, हमसे जो है दहेज की मांग की जा रही है। पर निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि दहेज की मांग जो है वो लड़की पक्ष वाले करते हैं, ना कि लड़के पक्ष वाले। ये लोग आपकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, आपकी इनकम देखते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, आपके पास क्या क्या रिजर्व्स में है उसको देखते हैं, उसके बाद शादी के लिए हाँ करते हैं। तो जब ये लोग इतना देख रहे हैं तो हम लोग खामोश क्यों हो रहे हैं? हम लोग एग्रीमेंट की बात क्यों नहीं करते? अगर आप एग्रीमेंट लिखाओगे तो उस एग्रीमेंट से आपको मिलेंगे कम से कम 7 से 8 फायदे। सबसे पहला फ़ायदा कि लड़की का पास्ट क्या ये मालूम पड़ जाएगा। उससे लिखाओ कि मेरे किससे संबंध नहीं रहे, ना ही मैं रिलेशनशिप में रही हूँ। अगर वो रहती है या रह चुकी है तो बेसिकली इट वुड बी अ मैट्रिमोनियल फ्रॉड, इट वुड बी अ केस ऑफ चीटिंग। तो वहाँ पर उसको हम जो है चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके परिवार से उसे क्या असेस्ट मिलनी है भविष्य में। अगर असेस्ट ही नहीं मिलनी है, उसके घर वाले खुद उन प्रॉपर्टीज़ को उसके भाई को दे देंगे या किसी और को दे देंगे, तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू टारगेट यू। क्लियर है? तीसरी बात है कि फैमिली में क्या क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। भाई उनके जो घर वाले हैं वो क्या कमाते हैं, उनके पास क्या क्या असेस्ट हैं, क्या क्या उनके इनकम सोर्सेज हैं, ये भी जानने का आपका अधिकार है। जब आप अपना खुल के बता रहे हो तो उनका भी खुल के जानने का जो है आपको अधिकार है। चौथी बात है कि वो कितना पढ़ी लिखी है। पांचवी बात है कि वो नौकरी करने में इच्छुक है या नहीं है। छठी बात यह है कि उसका माइंड सेटअप क्या है कि वो भविष्य में कॉपरेट करेगी या नहीं करेगी। इसके अलावा वो किस तरह की फैमिली जो है वो चाहती है, न्यूक्लियर फैमिली या फैमिली को जो है तोड़ने में जो है विश्वास रखती है। तो सारी बातें वहाँ क्लियर होंगी तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और अल्टीमेटली उस एग्रीमेंट के बेसिस पर हम अगर लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता देखने को ही मिलेगी। साथियों अगर इनके दिल में खोट होगा तो वो कतई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया और अल्टीमेटली विवाद हो गया और ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया
तो हमको जो है तकलीफ होगी। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, जो नितिन ने भी जोड़ दिया कि एग्रीमेंट लिखाइए, अगर एग्रीमेंट लिखाएंगे तकलीफ कम होगी, एग्रीमेंट नहीं लिखाएंगे तो ये अनसिक्योर्ड स्थिति हो जाएगी। तो जब लाइफ हमारी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतना अच्छा हम अर्निंग कर रहे हैं, हमने हमारी असेट्स बनाई, जो हमारा परिवार है उन्होंने जो है मेहनत करी है, तो हमारी सारी मेहनत की कमाई जो है ये लोग कैसे हजम कर जाएंगे, उसे कैसे ले जाएंगे? क्लियर है बात ये? तो इसलिए बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ साथियों कि मरना विकल्प नहीं है, आत्महत्या विकल्प नहीं है। आपको इंसेप्शन से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। पहला स्टेप तो है एग्रीमेंट लिखो। इसके अलावा एक अलग जो है फ़ोन लेकर रखो आप। क्लियर है? जो बातचीत आपकी वाइफ से हो रही है, इवन सालियों से हो रही है, इवन अन्य घरवालों से हो रही है, वो सब चीज़ की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन काम पे लो। जो भी पिक्चर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी इंटरेक्शन आपके बीच में हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं, वो सबका डाटा मेंटेन करते हुए चलो। अगर नहीं करोगे, बाद में केस हो गया, पछताना आपको पड़ेगा। उस समय क्या होता है कि हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते हैं, फिर हमारे वकील जो है गाड़ियाँ बनाते हैं, अपने हिसाब से जो है स्टोरी को लिखते हैं, फिर हम प्रूव नहीं कर पाते हैं, अल्टीमेटली मारे जाते हैं। तो इंसेप्शन जगना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, और इसी तरह से हमें जो है आगे प्रोसीड करना है। क्लियर है बात ये? तो घबराए नहीं, मरना विकल्प नहीं है, बट थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो वहाँ पर जो है हम बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम गलत नहीं है, ना ही हमारी नीयत खराब है, बट बचने के लिए तो हमें जो वैकल्पिक स्थितियाँ हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और साथियों, अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि इरादे मेरे साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर इरादे आपके साफ हैं तो खिलाफत जो है अपने आप जो है आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो इंसेप्शन पे ये चीज़ें करेंगे तो उनका भी बिहेवियर मालूम पड़ जाएगा। अगर नहीं करेंगे और बाद में केस हो गए तो फिर आपको कोई भी जो है नहीं बचा पाएगा। क्लियर है बात ये? क्योंकि साथियों जरा सोचो, अगर आपने व्यवस्थाएं नहीं करी एग्रीमेंट्स के माध्यम से कि भाई लड़की कमा पाएगी नहीं कमा पाएगी, वो कॉपरेट करेगी नहीं करेगी, उसके प्रीवियस अर्निंग क्या है, उसके असेट्स क्या है, और उसे केस ठोक दिया मेंटेनेंस का आपके ऊपर, तो जज क्या रहम करेगा आपके ऊपर कि नहीं भाई आप तो गरीब हो, पैसे कम है, यहाँ पर लाइबिलिटीज आपको छोड़ देते हैं? तो कोई भी रहम नहीं करेगा आप पे। इवन लड़की थाने पहुंच गई, जो थानेदार है वो रहम करेगा आपके ऊपर। अगर लिखा पढ़ी पूरी होगी तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा लिखा पढ़ी में एक बात ये भी लिखा लो कि शादी में जो भी आर्टिकल लिए हैं वो बतौर गिफ्ट लिए। क्लियर है? ये लिए जाएंगे। अगर ये लिखवा लिया तो जिंदगी में कभी भी केस नहीं बनेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ हर चीज़ लिखो, और ये भी लिखवा लो कि ये लॉकर जो है बैंक में खोला जाएगा और उसमें ये आर्टिकल्स जो है रखे जाएंगे। उसका एकमात्र स्वामी जो है मेरी पत्नी होगी, और उसकी नॉमिनी जो है अगर बनाते हैं एज पर नॉर्म्स तो वो मेरी सास होगी। तो नौकर ना मैं ऑपरेट करूंगा ना मैं कर पाऊंगा, बट आर्टिकल उसमें रहेंगे। सब कुछ लिखा पढ़ी आप करो, एवरीथिंग का जो है आप एविडेंस रखो। अगर नहीं रखोगे तो बाद में पछताना जो है आपको ही पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए घबराओ मत, प्रोसीड करो, बट एज पर लॉ प्रोसीड करो युक्त तरीके से, ताकि आपका मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, और आपके साथ कोई दिक्कत होती भी है तो कम से कम ये एविडेंसेस आपको जो है बचा लें। तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू कीप अ सेपरेट फोन, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हो तो आपके सारे साक्ष्य जो है एक जगह पर रहनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका बिजनेस, आपका जो कंसर्न ऑक्यूपेशन है, आपका कंसर्न मैट्रिमोनियल है, वो हो जाएगा मिक्सअप, तो एविडेंस को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज नहीं कर पाओगे। और एक आखिरी बात जाने से पहले, जो हम लोग भी करते हैं आप लोग भी करो, एक डायरी मेंटेन करो इस तरह से, और रोज की उसमें घाटे लिखो। रोज की मीन्स जैसे मान लो कि आप किसी की शादी पे गए, आपने कोई अमाउंट दिया तो कितना दिया, और कोई अमाउंट आपको मिला तो कितना मिला, कोई आपसे डिमांड हुई है पैसों की आपकी सास के द्वारा, ससुर के द्वारा तो कितनी हो रही है, आप कितनी उनकी हेल्प कर रहे हो, और उनका इंटरेक्शन क्या है, कोई अदर हेल्प, मान लीजिए आपका साला है उसके लिए भी आपने कोई पैसा दिया है तो उसको भी नोट डाउन करके रखो। हर एक चीज़ का एविडेंस बना के चलो। अगर नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली जब कोई क्वेरी आपसे होगी तो आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। जब हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, तो लिखने में हर्जी क्या है। क्लियर है? तो इसलिए घबराए नहीं, वर्कआउट करें। समय कठिन आएगा भी तो समय रहते उसका समाधान हो जाएगा। अगर हमारी तैयारी नहीं है, वर्कआउट नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है मारे जाएंगे। क्लियर है? तो साथियों बस यही मैं कहना चाहता हूँ, वर्कआउट करो, और मरना नहीं है अपने को, और जब भी ट्रबल आए हमको लड़ना है, बट लीगल तरीके से। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।